अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारी बातें करनी है। सभी बोर्ड के लिए हम लोग बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज and opposite in nature and opposite nature, equal amount of charges and opposite in nature separated by small distance, equal amount of charges and opposite in nature separated by a small distance. Q net of dipole is zero. Q net of dipole is zero, but electric force, electric field not zero. Electric dipole always form in पेयर में हमेशा ही रहेगा। एक सिंपल बात लिखा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। आप केमिस्ट्री में भी बात करते हो, जब HCl को है ना सेपरेट करते हो तो H पर प्लस चार्ज डेल्टा देते हो और Cl पर माइनस डेल्टा चार्ज देते हो स्मॉल दूरी पर। इसकी दूरी लगभग, स्मॉल दूरी का मतलब 10 to the power minus 10 मीटर, जो बाउंड लेंथ होती है केमिस्ट्री में, जो बाउंड लेंथ होती है ना, बाउंड लेंथ, वो 10 to the power minus 10 के रेंज होती है। वही डिस्टेंस की बात हो रही है। आगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब है, यहां पर P वेक्टर देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान एक इंस्टेंट पर। तो यहां पर लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of either charges and distance between charges इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने लिखा है P, इसका वेक्टर सिंबल दिया हो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, किसी एक चार्ज को लीजिए
उसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इक्वल टू 2a मान लेते हैं। 2a है ना। अब आपको लग रहा हो कि 2a कहीं बड़ा तो नहीं हो गया, नहीं नहीं, a का जो मान होगा उसका रेंज होगा 10 टू द पावर -10 मीटर। तो 10 टू द पावर -10 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें चाहे 5 से मल्टीप्लाई करें, उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगी। 2 यहां पर मल्टीप्लाई करके इसलिए लिखे हैं कि आगे हमको इसकी टॉर्क निकालनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की टॉर्क निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो उसमें ज़्यादा सुविधा मिलेगा, हमको ज़्यादा सुविधा होगी, इसीलिए मैंने ऐसा बात लिखा, और इसकी कोई वजह नहीं है। ये भी एक बहुत छोटी वैल्यूज है, 10 टू द पावर -10 के रेंज में। जो मोलकुल सेपरेट होते हैं, दो चार्जेज जो सेपरेट होती है, उसके बीच की दूरी बहुत ही छोटी दूरी होती है। क्लियर है बात? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिखाते हैं आपको। डायग्राम चलाएंगे, यहाँ पे +q चार्ज और यहाँ पे -q चार्ज देते हैं, और इसको हम लोग लाइन ज्वाइनिंग इस तरह से पॉइंट दिखाते हैं। इसके बीच की दूरी क्या है? 2a दिया मैंने, ठीक है। इसके बीच की दूरी 2a दिया हुआ है, 2a। क्लियर? तो अब ये इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होगी। तो P का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2a +-q, इस तरह से लिख सकते हैं। और ऐसे लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर और +-q, दैट इज 2aq इक्वल टू P वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity which directed from negative charge to positive charge, which directed from negative charge to positive charge। अगर हम बात करें इसमें यूनिट की, P इज इक्वल टू 2a इंटू Q, तो इसकी तो हो जाएगी कूलम्ब और इसकी हो जाएगी मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम्ब मीटर, इसकी हो जाएगी L और ये हो जाएगी IT डायमेंशन। क्योंकि ये मैंने बोर्ड के लिए बात किया है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि यहाँ पे +q और यहाँ पे क्या है -q, इसके बीच की दूरी आपको 2a दी हुई है, 2a। तो इसके बीच क्या लगेगा? फोर्स भी लगेगा, फोर्स 0 नहीं होगा। डाइपोल में फोर्स होगी तो इसके तरफ क्या होगी? फोर्स लगेगी। दूसरी बात फील्ड भी क्रिएट करेगी, लाइक दिस ऐसे।
इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो E नॉट जीरो, E नॉट जीरो, F नॉट जीरो, Q नेट जीरो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। अब आगे क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आगे हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने यहां भी बताया था आपको कि फोर्स जीरो नहीं होगी और फील्ड जीरो नहीं होगे, तो उसके कुछ तो मान होंगे, तो फील्ड और फोर्स दोनों का मान निकालना होगा डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें पहली जो बात करेंगे हम लोग, when point placed on x axis, when point placed on x axis, जब पॉइंट कहाँ रखा हुआ है, x एक्सिस पे रखा हुआ है तब। इसी को बोलते हैं एक्सियल प्लेन, इसका नाम है एक्सियल प्लेन, इसको एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। when point placed on x axis और एक्सियल प्लेन। तो यहां पर माइनस q और यहां पर रखते हैं प्लस q, और दोनों के बीच की दूरी 2a, दोनों के बीच की दूरी हमने रखा है 2a, और इसी लाइन पर एक क्या रखना है, पॉइंट रखना है। तो यहां पर हमने रखा है एक पॉइंट, इसी पॉइंट पर हमके इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के चलते निकालना। तो सवाल ये रही कि जो हम इस पॉइंट से जो इस डाइपोल की दूरी लेंगे वो यहां से या यहां से, तो जब भी इस तरह की बॉडी हो, बड़ी बॉडी हो, तो हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये एम होगा और ये भी एम होगा। अगर इसकी मास की बात करें तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी, सेंटर पे होगी। ऐसा 11th में पढ़ा गया है। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो यहाँ पर मिड पॉइंट, ये वाली जो है वो लाइन मिड पॉइंट है। यहां से हम r दूरी पर एक पॉइंट माना है, r दूरी पर एक पॉइंट माना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते निकालना है, तो ये वाली दूरी हमको चाहिए। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, अगर ये यहां से a कर दें और इसको फिर क्या a लिख दें, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस a नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं, r माइनस a। और ये वाली जो दूरी हो जाएगी यहां से इस चार्ज की, ये पॉइंट की दूरी r प्लस a हो जाएगी। तो बोर्ड में इस तरह की डायग्राम बनाना रहता है और साथ में ये भी लिखना रहता है, फ्रॉम फिगर। अगर फिगर से बात करें तो क्या लिखना होगा, यहां पे नाम लिख देते हैं, नाम यहां पर लिखते हैं A, B और C नाम दे रहे हैं। तो फ्रॉम फिगर AB और BC बराबर A है और AC इक्वल टू 2A है। R का जो वैल्यूज है वो B से P है, BP इज इक्वल टू R। बोर्ड में ये सब लिखना पड़ता है, बोर्ड में ये सब लिखना रहता है। तो C और P के बीच की दूरी हो गई R माइनस A और A और P की दूरी हो गई R प्लस A।
CP की दूरी r माइनस ए और AP की दूरी हो गई r प्लस ए। इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? बाहर होगी, होगी कि नहीं? प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और ये माइनस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अंदर होगी, अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस नाम दे दिया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, जो कहां है? आउटसाइड है, इस डाइपोल से बाहर। E माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, और ये कहां है? डाइपोल के इनसाइड में, इनसाइड मतलब डाइपोल के तरफ है, इसके चलते माइनस के चलते अंदर है। अब ये यही बात है, ये सोर्स चार्ज यहां है, पॉइंट यहां है, तो इसके बीच की दूरी कम हो गई, और ये चार्ज यहां है और पॉइंट यहां है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो फील्ड ज्यादा किसकी होगी? इस जगह पर फील्ड इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये पास में है, और ये वाली चार्ज कहां है? दूर है, तो इसकी फील्ड कम हो गई। इस तरह से इसको सोचो या वेक्टर से सोचो। नाउ EP टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो EP वेक्टर ये वाली इधर है, तो लिखेंगे क्या? E प्लस, और किधर है? I कैप। E माइनस, और किधर है? माइनस I कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं? E प्लस माइनस E माइनस I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ही होगी, क्योंकि E प्लस वाली क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, E माइनस। क्लियर है बात? ठीक है भाई। सिंपली मैंने ये सारी बातों को यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको लिखना पड़ता है, और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो E प्लस इधर है और E माइनस इधर है, मैंने सिंपली इसको घटा दिया। हालांकि मैंने जोड़ा है, पर वो घट गया डायरेक्शन के हिसाब से। अब E प्लस को निकालो और E माइनस के निकालो। चार्ज दिया हुआ है और दोनों के बीच की दूरी भी दी हुई है, यहां पर पुट करके सोल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो E प्लस इक्वल टू KQ डिवाइडेड बटे R माइनस A इसका स्क्वायर होगा, और I कैप। ऐसे, या वेक्टर तो यहां पर लिखे ही हैं, आप वेक्टर का हटा सकते हो, वहां डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यूज, है कि नहीं? इसको आप फर्स्ट मान रखो, इसको रख देना है। E माइनस, माइनस के चलते कितना आएगा? KQ डिवाइडेड बटे R प्लस A इसका स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट की अगर बात करें तो EP इक्वल टू वेक्टर क्या लिखेंगे? E प्लस KQ डिवाइडेड बाई R माइनस A इसकी स्क्वायर माइनस KQ R प्लस A इसकी स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई 1 बाई R माइनस A इसका स्क्वायर माइनस 1 बटे R प्लस A इसका स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे KQ। अब जरा देखो भाई, इसको सोल्व कर दो, इसको यहां लेकर आओ और इसको ब्रेक करो, यहां इसको लेकर जाओ और ब्रेक करो, फिर इसको सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा। इस तरह से आ सकता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और नीचे में रहेगा आपको, नीचे में रहेगा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये क्वांटिटी कट जा रही है और सिंपली आपको ऐड हो जाएगी। तो ऐड होगी तो क्या बन जाएगी, यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट Q, और यहां पे हो जाएगा 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आई कैप EP वेक्टर। यहां पे भी क्या होगा, आई कैप आई कैप। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, आई कैप, इस तरह से होगा। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखेंगे, मतलब कि एक ऐसा फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल शामिल हो। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें क्या करना है कि P इक्वल टू क्या होता है, 2A इंटू Q। तो इसको लिख सकते हैं EP वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर और उसका स्क्वायर आई कैप। एक ये फार्मूला है, ठीक है, लेकिन ये कम यूज होता है, ये फार्मूला कम यूज होता है। ज्यादा फार्मूला कौन सा यूज होता है, व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर नियरली इक्वल टू क्या लिखेंगे, A का स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी R का स्क्वायर है ना। R बहुत बड़ा है क्योंकि ये अप्रोच कहां करेगा, 0 है ना। R स्क्वायर, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, क्योंकि A जो है A, ये तो बॉन्ड लेंथ है, इसका मैंने बताया था कि रेंज 10 टू द पावर माइनस 10 होती है। तो R इससे अगर बहुत बड़ा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, EP इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट 2P आई कैप डिवाइडेड बटे RQ। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है वो होता है R का क्यूब होता है, क्यूब। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर RQ होता है। तो ये आपको एक रिजल्ट है जिसकी डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही दिशा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा में, चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर होती है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है ना, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, एक्स एक्सिस की तरफ, उसी दिशा में है। तो यहां पर लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे यहां पर डाइपोल किधर थी, इधर थी, डाइपोल भी इधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो P है, जो नेट P आया है, वो भी क्या है, इधर है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आर पैरेलल। ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल, एक ही दिशा में है ना, दोनों एक ही दिशा में, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दिशा में है। कौन सा केस में, एक्सियल में। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू के और 2P बटे RQ। अब हम लोग पढ़ेंगे y एक्सिस पर पॉइंट को रख के, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन y एक्सिस।
अब हम लोग बात करते हैं कि व्हेन पॉइंट, इसी में व्हेन पॉइंट बी में, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन y एक्सिस, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन y एक्सिस, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन y एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब कि पॉइंट जो है वो प्लेस्ड कहाँ रहेगी, y एक्सिस पर। ये हो गया -q प्लस q और इसके जो बीच की जो दूरी है वो है 2a, ये हो गई 2a दूरी हो गई इसकी, और बीच से y एक्सिस यहाँ पर पॉइंट और ये दूरी r रख सकते हैं r। तो इस प्लस से जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी, बाहर होगी, इसका नाम E प्लस, और ये हो गई आपको माइनस। तो इस माइनस के चलते फील्ड कहाँ होगी, इसी के तरफ होगी, और वो होगी कहाँ, E माइनस, E माइनस, इस तरह का फील्ड होगा। तो E प्लस और E माइनस, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी वो हो गई A यहां तक, और फिर ये वाली दूरी भी हो गई क्या, A। तो ये R और ये A रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये वाली दूरी, इसका नाम A B C और ये रहा P। तो इसकी और इसकी वैल्यूज अगर हम बात करें, सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं थीटा। फ्रॉम फिगर से अगर बात करते हैं, फ्रॉम फिगर से, तो CP इज इक्वल टू AP, ये दूरी क्या है, सेम है, और ये है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जरा समझिए बात को, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AC 2A है, AB BC A है, और BP R है। इसकी जो वैल्यूज होगी E प्लस की और E माइनस की वो सेम होगी, और उसका मान E मान लेते हैं, और ये कितनी होगी, KQ डिवाइडेड बटे दिस का स्क्वायर, चाहे दिस का स्क्वायर, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो मिलेगा आपको E इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं यार इसमें, बहुत सिंपल है ना। जो भी है इसमें मैंने लिखा, बात जो बोर्ड के लिए लिखना पड़ता है, बोर्ड के लिए आपको पेपर तो भरने हैं ना, जो पेपर आपको मिलती हो तो भरना होगा, तो ये सारी बातें लिखनी है। इसमें ये इस बात हो जाए, प्लस क्यू चार्ज के चलते बाहर, माइनस क्यू के चलते अंदर, और खास बात ये है कि ये दोनों जो है ना बराबर है, उसको हमने ई माना, सोल्व करने के बाद ये आया। तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट, उसके बीच से रिजल्ट पास करती है, पता है आपको, ये है इक्वल वेक्टर का रिजल्ट। जब दो वेक्टर इक्वल हो तो रिजल्टेंट बीच से पास करती है। तो ये जब थीटा है तो ये क्या होगी, थीटा होगी, फिर ये भी क्या होगी, ये भी तो थीटा होगी। चूंकि रिजल्टेंट से इक्वल ये मैग्नीट्यूड है तो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, रिजल्टेंट से इक्वल एंगल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो फिर से मैं यहां पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। रफ डायग्राम क्या है इसका, कि ये पॉइंट P है और ये है E प्लस, और ये आपको E माइनस, और यहां पर हो गया क्या, ये हो गया P, ये हो गया कौन, थीटा, ये हो गया क्या, थीटा, और ये क्या हो गया, EP हो गया ना, EP, ये वाली फील्ड EP हो गई। तो इसकी क्या हम करेंगे ना, कंपोनेंट तोड़ देंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगी ऐसे, इसका नाम होगा E माइनस साइन थीटा, समझिए बात को। और इसकी जो कंपोनेंट इधर होगी वो हो गई कौन,
वो होगी ई प्लस साइन थीटा। अब ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल है तो नेट क्या होगा, 0। फोर्स में पढ़ाते थे ना कि एक वेक्टर इधर हो और एक वेक्टर इधर हो, तो भाई नेट क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा तो 0। साइन थीटा ई प्लस और ई माइनस दोनों का वैल्यूज क्या है, ई। क्लियर है? अब इसकी एक कंपोनेंट इधर आएगी इधर, इसकी एक कंपोनेंट इधर आएगी। तो यहां पर अगर आप डायग्राम एक बनाना चाहते हैं, छोटा सा डायग्राम, तो ये बना सकते हैं कि इधर हो गया ई प्लस साइन थीटा और इधर हो गया ई माइनस साइन थीटा, और इधर जो आया ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका भी एक कंपोनेंट इधर ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ई प्लस कॉस थीटा और एक क्या मिलेगा, ई माइनस कॉस थीटा, और ये कौन हो गया, पी। तो ई पी बराबर हम लिखेंगे, ई पी बराबर ई प्लस कॉस थीटा आई कैप, मतलब माइनस आई कैप। अगर देखा जाए हिसाब किताब तो इधर क्या होगी, माइनस एक्स हो जाएगी, तो माइनस आई कैप। तो क्या लिखा मैंने यहां लिखा है माइनस आई कैप प्लस ई माइनस कॉस थीटा माइनस आई कैप। अब ये बात है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ई प्लस और ई माइनस दोनों बराबर है, ई। तो हम लिख सकते हैं क्या, ई पी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ई कॉस थीटा और माइनस आई कैप। ऐसा लिखा जा सकता है, ई प्लस वेक्टर इक्वल टू 2e कॉस थीटा माइनस आई कैप। अब यहां पर क्या करना है, ई का वैल्यू यहां पर है और कॉस थीटा का वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, तो बेस कौन है, ये वाली, और ये वाली कितनी है, ए, हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहां पर ए और हाइपोटेनस हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी बात यहां पर पुट करेंगे, ई का वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर। क्लियर है बात। ईपी वेक्टर इक्वल टू 2, ई का बदले मैंने लिखा था के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा ए डिवाइडेड बटे रूट अंडर ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आई कैप। क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं के 2a और q, ये हो गया डाइपोल, और नीचे में हो गया ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका पावर 1 और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 1/2 और माइनस आई कैप। तो इसको लिखेंगे k इंटू पी और डिवाइडेड बटे k इंटू 2aq, इसको लिखेंगे क्या, p लिखेंगे p, और यहां पर लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इसका पावर 3/2 EP, और यहां पर लिखेंगे माइनस आई कैप। ये एक रिजल्ट, पर रिजल्ट जो हमारा जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो ऐसा होता है, नाउ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो आई स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर का स्क्वायर, जहां तक हम लोग को ये पता है ना, आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग यहां पर कंडीशन ले लिए हैं, तो यहां पर लिखेंगे ई पी वेक्टर इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बटे, इसको लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर इसका पावर 3/2 माइनस आई कैप। तो ये क्या होगा, ये पावर इसे कटेगी, तो ई पी वेक्टर इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू पी बटे आर क्यू और माइनस आई कैप, ये रिजल्ट हो गया। नोट, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई वाई एक्सिस बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यू, और ई एक्स बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इस केस में क्या मिलेगा, ये वाली केस जो होती है ये वाली, इसमें अगर हम भाग दे दें माने ई एक्स डिवाइड बटे क्या कर दें ई वाई, तो हो जाएगा कितना 2 होगा। यानी एक्स एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेम दूरी पर, जो एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेम दूरी पर, वो वाई एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके 2 टाइम्स बड़ी होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उसकी हमें क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपको 1.9, क्वेश्चन नंबर 9 करे सिस्टम हैज 2 चार्जेस क्यू ए ये दिया हुआ है और क्यू बी दिया हुआ, देख रहे हैं ना, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, लोकेटेड एट पॉइंट्स। ये आपके पास पॉइंट्स दे रखा है, इस पॉइंट पर लोकेट कर रहा है, इस पॉइंट पर एक ए पॉइंट है, वो है 0,0 -15 सेंटीमीटर, और जो बी है वो है आपको 0,0 और 15 सेंटीमीटर, इस तरह से दे रखा है रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो मैंने बोला था ना Q जो नेट होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और QB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो जो Q नेट होगा, Q नेट वो क्या होगा QA प्लस QB, डाइपोल का जो नेट चार्ज होती है वो 0 होती है, तो हो गई 0। क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर इधर है आपको y और ये हो गई क्या x एक्सिस, और इधर है z, इधर z है तो इधर हमने माना है क्या +z, और इधर माना है उसके उल्टा में होता है -z, तो ये हो गया 0,0,0 जहाँ से स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट डाइपोल का सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पर वो दे रखा है क्या 0, 0 और -15। -15 लिखने का मतलब है कि वो पोजीशन को बता रहा है कि z एक्सिस में ऑरिजिन से डाउन है, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस सॉरी। और ये जगह कौन सा है, ये जगह A है, ये जगह कौन सा है A है, और B वाली जगह कहाँ है, B वाली जगह यहाँ पर है, और ये है आपको 0, 0 और +15 सेंटीमीटर। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस Q है, और जो B पे जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस है, -Q है। तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी, डाइपोल की डायरेक्शन बिल्कुल कहाँ होगी B to A होगी। डाइपोल, ये डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई B to A। तो A = 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 × 10⁻⁻2 मीटर। तो P = क्या होगा 2A, कोई एक चार्ज रखना है, तो 2 × A का मतलब 15 10⁻⁻2 × Q, कोई आइदर चार्ज, तो Q का जो मान है वो 2.5 × 10⁻⁻7, और यूनिट क्या होगा कूलम मीटर यूनिट। तो ये हो गया आपको 2 × 2.5 ना, कितना होगा 5, ये हो गया 5 ×
15 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब मीटर। तो इसको लिखेंगे 75। तो 75 को लिखते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम्ब मीटर। आंसर, नॉट सेंटीमीटर, बड़ा वाला है ना, कूलम्ब मीटर। और डायरेक्शन कहाँ होगा? फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए डायरेक्शन है। समझ में आया छोटू? सिंपल सवाल था ना। क्यू नेट क्या, जीरो, और इस पे आप ड्रॉ करके इसका सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखा था, सिंपल क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। अब हम लोग डाइपोल को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और उसकी टाइम पीरियड कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये आपके सिलेबस है। तो हेडिंग होगी आपका डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म external electric field, dipole placed in a uniform external field। तो हम क्या कर रहे हैं कि E इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, 2a distance between two charges, मान लेते हैं कि हम इस तरह से एक डाइपोल को रखे हुए हैं वर्टिकली ऐसे। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इसकी बीच की दूरी 2a है और कोई फील्ड नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा है। अब इस पे हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम बाहर से इस तरह से एक्सटर्नल फील्ड E वेक्टर दे रहे हैं। तो इसी डाइपोल यहाँ पर अगर रख दिया जाए या इस डाइपोल पर यह फील्ड दिया जाए तो क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना? या ऐसे करो, इसको मान लेते हैं क्या माइनस, और इसको क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो अब इस डाइपोल को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पहले ऐसे थी, पर अब कैसे हो जाएगी? इस तरह की हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यहां पर प्लस क्यू और फोर्स किधर लगेगा? सीधे इधर लगेगा, उसका मान होगा Q इंटू ई। और यहां पर माइनस क्यू और इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, वो भी कितना होगा? Q इंटू ई। और इस तरह से हम एक परपेंडिकुलर और इस तरह से एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हुआ, ये वाली जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई? ये वाली दूरी है 2a, ये वाली दूरी है 2a, और ये एंगल हम मान लेते हैं कितना? थीटा।
ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन P माइनस क्यू से प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन। और ये हो गई इस दिशा में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये वाली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बहुत सारी है ऐसे ऐसे, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसमें देंगे तो इस पे चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इस पे चार्ज निगेटिव तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। पर दोनों का फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है और इसकी साइन क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। तो नेट फोर्स क्या हुआ, 0। In this case, net force of electric dipole is 0. Net force. In this case, net force of electric dipole is 0. F net is equal to Q into E plus minus Q into E equal to 0. F net 0. Then torque produced टॉर्क का मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा। टॉर्क से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, घुमाते हैं। टॉर्क से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आपको टॉर्क की कॉन्सेप्ट आएगी। अभी फिलहाल टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर नेट फोर्स क्या हुआ है, 0 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। ये जो दूरी है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। ये वाली दूरी को आर परपेंडिकुलर, और ये वाली दूरी को हम लोग नाम देते हैं आर पैरेलल। आर पैरेलल इसका नाम देते हैं। क्लियर? आर पैरेलल का मतलब है वैसी लाइन जो अप्लाइड फोर्स के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। टॉर्क में आपने ऐसा बात पढ़ा होगा 11th में रोटेशनल डायनामिक्स में टॉर्क की बात करते हैं। बेसिकली टॉर्क से हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। जैसे फोर्स होता है, फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को धकेल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। उसी तरह से टॉर्क से आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। तो यहां पे घुमा वाली बात आई है ना, यहां पे क्या आ गई, घुमा वाली बात आई है। तो टॉर्क की जो बात हम लोग करते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, इसका सिंबल टाउ, आर परपेंडिकुलर इनटू क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। जो भी फोर्स अप्लाई किया हो वो फोर्स आर पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो यहां पर फोर्स इधर है तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं, ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है। ये फोर्स इधर है तो इस फोर्स पे भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों फोर्सेस पर ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। इधर फोर्स है तो आर वेक्टर किधर, इधर है, तो इसके पैरेलल और इसके एंटी पैरेलल। तो टॉर्क जो होता है ना वो 0 होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में। इसीलिए इसके लिए टॉर्क नहीं होगा, सिर्फ टॉर्क इसके लिए होगा, इस लाइन के लिए होगा। ये सारी बातें आप 11th में पढ़ते हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एंड टॉर्क फॉर पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मासेस और रिजिड बॉडी, ये सारी बातें वहां पर करते हैं। तो मैंने लिखा है टाउ, इसका नाम है टाउ, सिंबल का नाम है टाउ और फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली 2a और ये वाली क्या है, आर परपेंडिकुलर, और ये थीटा है तो साइन थीटा
इसमें लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बटे 2a, तो आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पर रखेंगे और F ये वाली फोर्स को हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क का रिजल्ट आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 2a साइन थीटा इंटू क्यू इंटू ई, तो 2aq इंटू ई साइन थीटा लिख सकते हैं इसे, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना भाई। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको P लिखेंगे, E और साइन थीटा टाउ होगा, है कि नहीं। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P क्रॉस E टाउ, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। ये रिजल्ट है, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, डायरेक्शन डिटरमाइन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार हम लोग इसको डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। या स्क्रू लॉ, राइट हैंड थंब रूल, ये सब के सब क्रॉस प्रोडक्ट के आसपास ही रहते हैं, जो भी ये रूल बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, स्क्रू लॉ में अगर देखा जाए कि ये घूम कैसे रहा, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे पहले वर्टिकल थी, जैसे आपने फील्ड दिया तो ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो इस तरह से जब घुमाओगे ना तो स्क्रू कहाँ चले जाएगी, अंदर जाएगी, अंदर बोर्ड के अंदर चली जाएगी। अगर स्क्रू को ऐसे घुमाया जाए तो ये डाइपोल कैसे घूम रहा है, इसी तरह से तो घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है कि नहीं। ये राइट हैंड थंब रूल रखोगे ना तो ऐसे करोगे ना, इसे फिंगर्स इसके रोटेशन को बता रही है और थंब इसको बताएगा। तो इस तरह से अगर सेट किया जाए तो कहां चला जाएगा, अंदर। तो अगर ये XY प्लेन है तो आपके तरफ जो ये सरफेस दिखाई दे रही है Z है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वो कहां हो जाएगी, अंदर के तरफ हो जाएगी। समझ में आ रही बात, कहां हो जाएगी, ये अंदर के तरफ चली जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टाउ, इसको लिख सकते हैं क्या, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा और माइनस K कैप। इस डायग्राम के हिसाब से लिखा हूं मैं, अंदर की तरफ चली जाएगी। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे, क्या लिखा गया था इसका फॉर्मूला, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर, क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। वर्क को क्या लिखते हैं आप, न्यूटन मीटर, वहां भी लिखते हैं तो उसको जूल लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग जूल नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्क एक एनर्जी है तो जूल लिख देते हैं, पर टॉर्क एनर्जी नहीं, एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, उसको घुमा देते हैं। जैसे खिड़की वगैरह है ना, खोलते हैं तो टॉर्क लग जाती है, तो वो एनर्जी नहीं है, वो क्या है, फोर्स है, इसीलिए इसको न्यूटन मीटर रखा जाएगा। क्लियर है बात। अब इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, मान लीजिए कि ये फील्ड क्या है भाई, ई वेक्टर पैरेलल हो किसके, डाइपोल के, तो नहीं घूमेगा,
टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, घूमेगा ही नहीं। मतलब कि इस तरह का हो, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू, तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, और फील्ड भी किधर है, इधर है फील्ड, तो इस केस में घूमेगा ही नहीं। ऐसे घूमेगा क्या, इस पे फोर्स बेचारा इधर लग रहा है और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये तो घुमा ही नहीं रहा है ना। फोर्स लगाने का मतलब हुआ ना कि कुछ एंगल से होना चाहिए तब जाके घूमता है, इस तरह से नहीं घूमेगा। के सेकेंड, ई वेक्टर एंटी पैरेलल हो, किसके, पी के अपोजिट में हो, मतलब कि इधर हो गया क्या, माइनस क्यू या प्लस क्यू कर सकते हैं, प्लस क्यू, और इधर हो गया आपका माइनस क्यू, और फील्ड किधर दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं फील्ड इधर, तो डाइपोल किधर होगा, इधर होगा कि नहीं डाइपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इस केस में भी नहीं घूमेगा। जैसे फोर्स इसमें इधर लगेगी, इसमें फोर्स कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, जो एफ की बात करते हैं वो इधर, इसमें इधर, फील्ड इधर तो फोर्स इधर, माइनस में इधर। यानी कहने का मतलब है कि हम इसको घुमाना चाहते हैं, तो घुमाने के लिए अब मान लो कि इससे फिक्स है, हाथ से ये फिक्स है, तो इधर भी फोर्स खींचो इक्वल, इधर भी खींचो, तो घूमेगा नहीं ना, तो वो हो गई पैरेलल, इधर भी फोर्स और इसमें इधर फोर्स, और डाइपोल फील्ड के दिशा में। एक हुआ कि आप इधर फोर्स इसमें लगाओ, इसमें इधर फोर्स लगाओ, तब भी नहीं घूमेगा, है कि नहीं, ऐसे खींचने पर भी नहीं घूमेगा और इसको दाबने पर भी नहीं घूमेगा। घुमाने के लिए इस आर वेक्टर पर फोर्स कुछ एंगल से होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड क्या है देखिएगा, केस थर्ड, ई वेक्टर परपेंडिकुलर पी वेक्टर, ई और पी दोनों परपेंडिकुलर हो, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और ये हो गया 1, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा यानी साइन 91, इसको हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं, है ना, इसको मैक्सिमम टॉर्क बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। वीडियो को रोक कर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान दिया हुआ है। इज एलिगेंट 30 डिग्री, मतलब वो इंक्लाइंड है, मतलब कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब हुआ। विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, मतलब आपको टॉर्क निकालना है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो अगर हम बात करें इसको सॉल्यूशन में अगर करें तो क्या क्या दिया हुआ है पहले देखिए। P इक्वल टू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपको 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये दे रखा है। थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई और साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो P आपके पास है 4 × 10⁻⁹ और E का वैल्यू है 5 × 10⁴ और साइन 30 डिग्री, तो ये होगा आपको 20 हो जाएगा, 20 × 10⁻⁻5 इंटू 1/2, तो इसको अगर सोल्व करें तो 1.0 × 10⁻⁻4
और यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ये हो गया आंसर। मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है किधर डाइपोल है और किधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब तक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग तो डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में मतलब कि टॉर्क से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकती है जो जेईई मेन में भी पूछी है और बोर्ड में भी पूछी है। दोनों की वेट बराबर होती है। तो हम लोग नोट में एक बात लिखते हैं, अगला लेक्चर में आएंगे। क्लियर? ये यहाँ पर फिनिश्ड हो रहा है लेक्चर।